वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क, जहां अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे सेल या बैटरियों की। इससे पहले वाली कक्षा में हमने प्राथमिक सेलों की बात की थी और उसमें हमने दो उदाहरण पढ़े थे प्राथमिक सेल के, एक तो लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, और एक पढ़ा था हमने मर्टरी सेल। आज बात करते हैं बच्चों द्वितीयक सेलों की। आज बात करते हैं हम सेकेंडरी या द्वितीयक बैटरियां, द्वितीयक सेल या बैटरियां। तो जो प्राथमिक सेल या बैटरियों में हमने देखा था उन सेलों को रखा गया है जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते, यानी ऐसे सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो गए, निरावेशित हो गए, उसके बाद वो पुनः आवेशित नहीं होंगे या पुनः चार्ज नहीं होंगे। जबकि द्वितीयक सेल क्या होते हैं बच्चों? ऐसे सेल जो अगर एक बार डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज मतलब निरावेशित हो गए, तो निरावेशित होने के बाद भी इनको पुनः क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं, पुनः चार्ज किया जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है? आवेशित या चार्ज। तो कोई भी ऐसा सेल या बैटरी जिन्हें एक बार डिस्चार्ज यानी निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है, उन सेलों को द्वितीयक सेल या संचयक सेल कहते हैं बच्चों। और इस द्वितीयक सेल में हम बात करते हैं सबसे पहले सीसा संचयक सेल, सीसा संचयक सेल या लेड संचयक सेल। सीसा यानी लेड, लेड धातु को ही सीसा कहते हैं। सीसा संचयक सेल या सीसा द्वितीयक सेल। तो बच्चों सीसा संचयक सेल या इस सेल की बात करें तो इसमें वही सबसे पहले नंबर एक अपना कार्य है परिपथ चित्र बनाना। द्वितीयक सेल में नंबर एक आपके सीसा संचयक सेल जो बहुत ज्यादा मोस्ट है, यह आपके सेल या बैटरियों में सबसे ज्यादा मोस्ट होता है। तो इसके परिपथ चित्र की बात करें तो बच्चों इस परिपथ चित्र में एक प्लास्टिक का पात्र होता है। इसमें ये क्या होता है? प्लास्टिक का पात्र। ये क्वेश्चन में बनता है, मैं बताता हूं क्यों काम में लेते हैं। और बच्चों इस प्लास्टिक के पात्र के अंदर आपके लेड धातु की छड़ें व्यवस्थित रहती है, लेड धातु की छड़ें व्यवस्थित रहती है। और ये जो लेड धातु की छड़ें होती है, इनके साथ साथ इस पात्र में आपके लेड ऑक्साइड से भरी हुई छड़ें भी रहती है। यह आपके पात्र है प्लास्टिक का पात्र, प्लास्टिक का पात्र। और ये आपके है लेड धातु की छड़, पीबी की छड़। और लेड ऑक्साइड से भरी हुई छड़ें भी इसके मध्य व्यवस्थित रहती है। क्या आपके PbO2 से भरी हुई छड़ें या PbO2 की छड़ें बोल देते हैं, धातु की छड़ें जिनमें PbO2 भरी हुई। एक तो प्लास्टिक का पात्र है और प्लास्टिक के पात्र में Pb की छड़ है और PbO2 की छड़, और इनके मध्य इस पात्र जो है, इस पात्र में बच्चों H2SO4 का विद्युत अपघट्य भरा होता है। 30% H2SO4, 30% H2SO4 का विद्युत अपघट्य भरा होता है। 30% H2SO4 जो हमने मिलियन में बढ़ा था, वहां से 1 लीटर में H2SO4 का भार 30 ग्राम के आसपास, ये H2SO4। ये होता है बच्चों आपके सीसा संचयक सेल का परिपथ चित्र। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो जो इस अपने ये आ जाए कि सीसा संचयक सेल जो होता है उसमें प्लास्टिक का पात्र क्यों लेते हैं, तो इसका कारण क्या है बच्चों? इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या रहता है? H2SO4, जो क्या है? एक अम्ल है। और अम्ल धातु से अगर क्रिया करेगा तो धातु का क्या हो जाएगा? संक्षारण हो जाएगा। इसलिए प्लास्टिक का पात्र
लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसकी बनावट की। तो इस पात्र की जो सेल है इसकी बनावट की बात कर लेते हैं। नंबर 2 बनावट। तो बनावट में क्या होता है, सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल में एक प्लास्टिक का पात्र होता है जिसमें H2SO4 का विद्युत अपघट्य भरा रहता है, भरा रहता है एवं इस विद्युत अपघट्य में लेड एवं लेड ऑक्साइड, लेड एवं लेड ऑक्साइड की छड़ें व्यवस्थित रहती है, लेड एवं लेड ऑक्साइड की छड़ें व्यवस्थित रहती है। यह हो गई बच्चों इसकी बनावट। जो इस पात्र में हमने जैसे जैसे बनाया वो इसकी क्या है, बनावट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आप देखो। अब इसकी क्रियाविधि की बात कर लेते हैं बच्चों। तो क्रियाविधि की बात करें तो देखो अपने क्रियाविधि की बात में इस सेल में क्या होता है, ये जो लेड की छड़ें होती है, ये लेड की छड़ें इस H2SO4 के जब संपर्क में आती है तो इन लेड का क्या होता है, ऑक्सीकरण। और वस्तु जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसमें पदार्थ युक्त छड़ें क्या बनाती है, एनोड। तो सीसा संचायक सेल में एनोड का काम कौन करेगा, लेड की छड़ें। और ये लेड की छड़ें H2SO4 से क्रिया करके लेड ऑक्साइड में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, सॉरी लेड सल्फेट में, लेड ऑक्साइड में नहीं, सॉरी लेड सल्फेट में। आप देखते हो मोस्टली क्या होता है, ये आपके सीसा संचायक सेल जो है वो काम में क्या आता है, अपने गाड़ी मोटर जो होती है उनमें जो बैटरी होती है वो, या आप घरों में जो इन्वर्टर काम में लेते हो उसमें जो बैटरी होती है वो, आप देखना इनमें क्या होता है, जो टर्मिनल होते हैं आपके, उन टर्मिनल पर समय के साथ एक सफेद पदार्थ एकत्रित होता है। वो क्या होता है, इस लेड सल्फेट का होता है। तो लेड का ऑक्सीकरण हो गया इसमें लेड सल्फेट में। और वो जो अपचयन होता है इस लेड ऑक्साइड का, इसका क्या होता है, अपचयन। और जिसका अपचयन होता है उस पदार्थ युक्त छड़ें क्या बनाएगी, कैथोड। तो ये लेड ऑक्साइड युक्त छड़ें क्या बनाती है, कैथोड। और बच्चों इस लेड ऑक्साइड का अपचयन भी किसमें होता है, लेड सल्फेट में ही होता है। मतलब जैसे जैसे हम बैटरी को काम में लेते हैं वैसे वैसे H2SO4 की मात्रा घटेगी और लेड सल्फेट की मात्रा बढ़ती जाएगी। बच्चों इस सेल की कार्य कुशलता 80% तक होती है और अवधि जो होती है वो लगभग 20 से 30 वर्ष तक होती है। इस सेल में क्या होता है, लेड सल्फेट जब बन रहा है तो इसको पुनः जब चार्ज करते हैं तो ये लेड सल्फेट खत्म हो जाता है और ये H2SO4 बढ़ जाता है। ये क्रिया चलती है। यानी जब सेल प्रोसीड कर रहा है, काम में ले रहे हैं, तब लेड सल्फेट की मात्रा बढ़ रही है और H2SO4 की मात्रा घटती है। और जब इसको चार्ज होता है, चार्ज होते समय इसकी मात्रा बढ़ती है और इसकी मात्रा पुनः घटती है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लेड सल्फेट में कुछ ऐसे लेड सल्फेट के कण बनते हैं जो पुनः आवेशित नहीं होते हैं, जिस क्रिया को कहते हैं सल्फेटीकरण। और जब लेड सल्फेट गैस के कण अधिक मात्रा में बन जाते हैं जिनका पुनः H2SO4 नहीं बनता है तो फिर आवश्यक मात्रा में विद्युत अपघटन नहीं बन पाता है, फिर ये समय के साथ बैटरी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अपने इसकी क्रियाविधि लिखते हैं हम। तो देखो क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि में सबसे पहले बात कर लेते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण। और बच्चों एनोड पर ऑक्सीकरण जो होता है वो होता है लेड का पीबी, पीबी धातु ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ये Pb2+ बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, ठीक है। अब ये जो Pb+2 है इसकी क्रिया करवा देते हैं SO4 2- के साथ H2SO4 में से, और ये बन जाता है आपके PbSO4।
या तो दोनों अभिक्रिया लिख दो, और दोनों नहीं लिखना चाहते तो इनको जोड़कर, तो जोड़कर लिखते हो तो ये पीपी लिख दिया। देखो पीपी है तो पीपी प्लस 2 लिखता हो तो पीपी प्लस 2 इधर कट जाएगा, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। इस पीपी की क्रिया करो किससे बने, SO4 2 माइनस ने, तो बन गया क्या, PbSO4, और इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है बच्चों आपके सीसा संचायक सेल जो होता है, इस सीसा संचायक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण। आप चाहो तो ये दोनों विक्रिया लिख सकते हो कि पहले लेड धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेड आयन में बदलती है, और निर्मित Pb2 प्लस आयन जो है वो सल्फेट आयनों से क्रिया करके लेड सल्फेट में बदलते हैं। ये आपके क्या है, लेड सल्फेट। और इन दो अभिक्रियाओं को नहीं लिखकर एक में लिखना चाहो तो आप Pb की क्रिया SO4 2 माइनस से कराओ, ये Pb 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Pb2 आयन में बदलेगा प्लस 2 आयन में, जो SO4 के साथ जुड़कर Pb SO4 बना लेगा। ये आपके एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीजन। ले लो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से। अब बात कर लेते हैं बच्चों कैथोड पर अपचयन की। तो देखो कैथोड पर अपचयन, और अपचयन किसका होगा, अपने अपचयन होगा PbO2 का। तो ये ले लिया बच्चों PbO2, वही सल्फेट में बदलना है, लेड सल्फेट में SO4 2 माइनस। यहां पर ले लेते हैं बच्चों इस अभिक्रिया में हम H प्लस, क्या ले लेते हैं, H प्लस, H2SO4 में से H प्लस, और इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे अपने। तो देखो इस अभिक्रिया को आगे संतुलित करने के लिए इस लेड के 2 मोल ले लेता हूं, तो ये यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये दो ले लेते हैं तो ये 2 बन जाएंगे अपने पास, ये अपने पास इस अभिक्रिया। ठीक है, एक बार देखो इनको इरेजर कर देते हैं, वापस लिख देते हैं आराम से। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 मोल 4 हो जाएंगे। तो देखो ये अब अपनी अभिक्रिया क्या बनेगी वो देख लेते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो PbO2 तो किसमें बदल जाएगा, PbSO4 में ही बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा PbSO4 में। और ये जो ऑक्सीजन है H प्लस के साथ क्रिया करके किसमें बदल जाएंगे, जल में बदल जाएंगे। तो ये होती है बच्चों आपके अभिक्रिया किसमें, कैथोड पर अपचयन में। देखो PbO2 में Pb का ऑक्सीकरण देखो, तो Pb का अक्स मान लिया ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 4 यानी Pb में +4 आएगा। यहाँ देखो PbSO4 में +2 यानी ऑक्सीकरण में कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण भी कर रहा है। तो ये होती है एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन, दोनों अभिक्रिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जो मेन चीज आपको, महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखनी है वो बताता हूं मैं आपको। देखो ये साइन मिटा रहा हूं एक बार। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है वो देखना बच्चों। ये जो अभिक्रिया अभी मैंने लिखी है, ये अभिक्रिया तब है जब सेल क्या हो रहा है, निरावेशित होते समय, निरावेशित यानी डिस्चार्ज होते समय, निरावेशित या डिस्चार्ज हो रहा है तब ये अभिक्रिया हो रही है आपके, निरावेशित या डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली रिएक्शन। और जब इसको चार्ज करेंगे तो बच्चों अभिक्रिया ऑटोमेटिक उल्टी हो जाएगी, यानी जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है वो विपरीत हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी चार्ज करते समय, चार्ज या आवेशित करते समय। तो आवेशित करते समय लेड सल्फेट जो होता है वो लेड में बदल जाता है, और लेड सल्फेट जो होता है वो किसमें बदल जाता है, लेड ऑक्साइड में। ये अभिक्रिया होती है बच्चों चार्ज करते समय, और ऊपर वाली होती है डिस्चार्ज होते समय। स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका पूरे का। ठीक है, अब बच्चों इसकी पूर्ण सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो पूर्ण सेल रिएक्शन लिखने के लिए देखो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं, आपके पास स्क्रीनशॉट लिया है तो देखो इसको एडजस्ट करके लिख दिया मैंने। अब यहां पर आपको पूर्ण सेल रिएक्शन इन दोनों अभिक्रियाओं की लिखनी है, ये एनोड वाली ये कैथोड वाली। लिखने का तरीका मैंने बताया बच्चों, आपको अभिकारक को एक तरफ लिखना है, उत्पाद को एक तरफ। तो देखो पूर्ण सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल रिएक्शन या अभिक्रिया। तो देखो 2 मोल Pb के हैं, ये लिख दिए 2 मोल। फिर इसके बाद 2 मोल SO4 के हैं, ये लिख दिए। बन गया क्या, पहले देखो इसमें PbO2 है, ये लिख दिया PbO2। फिर इसके बाद SO4 है, ये लिख दिया SO4 2 माइनस। 4 हाइड्रोजन है 4H प्लस, ये लिख दिया 4H प्लस।
इसके अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो लिख दिया मैंने अभी का। अब लिख देते हैं उत्पाद। तो उत्पाद में देखो क्या है, 2 मोल PbSO4, ये लिख दिया साहब 2 मोल PbSO4। फिर 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिख दिया साहब 4 इलेक्ट्रॉन। और क्या है, PbSO4 है, तो ये लिख दिया PbSO4। उसके अतिरिक्त 2 जल के अणु है, तो ये 2 जल के अणु लिख दिए। क्रॉस इट कर दो इन्हें जो कट रहे हैं उनको। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4, सॉरी H प्लस को काट दिया, वापस इनको बैठा देते हैं, ये कट जाएंगे, या तो 4H प्लस रहेंगे और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो अपने शेष अभिक्रिया क्या रहेगी वो लिख देते हैं। तो देखो इधर लिख देता हूं मैं पूर्ण अभिक्रिया वापस, पूर्ण सेल रिएक्शन। तो देखो रह गया क्या, 2 मोल Pb, ये लिख दिए 2 मोल Pb। H4 देखो 2 तो ये रहे, एक ये रहा 3, तो ये 3 H4 माइनस लिख दिए मैंने। इसके अतिरिक्त अभिकारकों में ये लिख दिया PbO2, ये लिख दिया था PbO2। और कुछ रह गया क्या अभिकारकों में, 4H प्लस, तो ये लिख दिए 4H प्लस, तीर का निशान। अब उत्पाद लिख देते हैं। तो उत्पादों में आपके 2 तो ये रहेंगे ना, 3 PbSO4 बन जाएंगे, तो ये 3 PbSO4। फिर उसके अतिरिक्त आपके 2 मोल जल के अणु, ये हो जाएगी बच्चों आपके पूर्ण सेल रिएक्शन। किसमें, शीशा संचयक सेल में। जब शीशा संचयक सेल निरावेशित होता है, धीरे धीरे काम में आता है, तो पात्र में लेड सल्फेट की मात्रा बढ़ती जाती है, सफेद कलर बढ़ता जाता है। और जब इसको पुनः चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो पुनः तेजाब की मात्रा बढ़ती है और लेड सल्फेट की मात्रा घटती है। लेकिन लंबे समय बाद कुछ ऐसे लेड सल्फेट बनते हैं जो पुनः आवेशित नहीं होते, और जब ऐसे लेड सल्फेट की मात्राएं बढ़ती जाती है तो सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जाता। हाँ, इस क्रिया में लगभग 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन उसके बाद बैटरी को आपको चेंज करवाना पड़ता है। और सेल में जब ऐसे PbSO4 या लेड सल्फेट की मात्रा बढ़ती है जो आवेशित नहीं होते हैं, तो इस क्रिया को सल्फेटीकरण की क्रिया कहते हैं। बच्चों लेड सल्फेट जो होता है, इससे 2 वोल्ट की धारा प्राप्त होती है। कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की धारा है। इस सेल का विभव कितना होता है, 2 वोल्ट। लेकिन बच्चों अगर आप इस सेल से अधिक धारा प्रवाहित करना चाह रहे हो या अधिक धारा चाहिए, तो फिर इस सेल में एक छड़ Pb की और एक PbO2 की लगाते हो, तो 2 वोल्ट की धारा प्राप्त हो रही है। अगर आप 3 छड़ लगाओगे जो हमने चित्र में लगाई थी, तो कितनी हो जाएगी आपके, फिर 6 वोल्ट की धारा प्राप्त होने लग जाएगी। अगर आप 6 वोल्ट 6 छड़ लगा दोगे तो 12 वोल्ट की भी धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, यह था आपका शीशा संचयक सेल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का। अब बात करते हैं बच्चों, इसके बाद अपना नेक्स्ट है ईंधन सेल। ईंधन सेल, वैसे बच्चों देखो एक वापस ईंधन सेल से पहले एक बात बता देता हूं आपको, अपने एक द्वितीयक सेल और भी होता है, निकल कैडमियम, निकल कैडमियम शीशा, सॉरी संचयक सेल, निकल कैडमियम संचयक सेल। वैसे तो अपने ये सेल जो है वो सिलेबस में नहीं है, या कह सकते हैं सिलेबस में इसके बारे में केवल हल्का सा बताया गया है। तो निकल कैडमियम संचयक सेल जो होता है, इस सेल में क्या होता है, ये एक बेलनाकार पात्र होता है। एक क्या होता है, बेलनाकार पात्र। और ये जो बेलनाकार पात्र होता है, इस पात्र में इलेक्ट्रोड लगा होता है, और इलेक्ट्रोड के साथ इस सेल में धनात्मक प्लेटें, पृथक्कारी प्लेट और ऋणात्मक प्लेट जो होती है वो व्यवस्थित रहती है। ये जैसे धनात्मक प्लेट होती है, ये पृथक्कारी प्लेट होती है, और एक होती है आपके ऋणात्मक प्लेटें। ये प्लेटें लगी होती है, और इनके मध्य
ये अलग होती है, आपके प्लेटें जो होती है वो KOH या NaOH विद्युत अपघट्य के द्वारा, ये विद्युत अपघट्य इन प्लेटों को क्या करता है, पृथक रखता है। तो एक बेलनाकार आकार का होता है ये सेल, जिसमें क्या होता है, कैडमियम जो होता है इसका पात्र होता है, और निकल ऑक्साइड जो होता है ये आपके निकल ऑक्साइड का भी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है NiO2 का। यदि आप इसको सीधा याद रखो तो इसमें क्या होती है, धनात्मक प्लेटें होती है, ऋणात्मक प्लेटें होती है, पृथककारी प्लेटें होती है। जो पृथक किससे रहती है, NaOH या KOH विद्युत अपघट्य के द्वारा, और इसमें एक तो कैडमियम धातु का पात्र होता है, और जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड पर आपके निकल ऑक्साइड का लेप रहता है, कह सकते हैं निकल ऑक्साइड रहता है। बच्चों निकल कैडमियम संचायक सेल जो होता है, इस सेल की कार्य अवधि सीधा संचायक सेल से भी क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन ये थोड़ा खर्चीला होता है। इस सेल के अंदर बात करें बच्चों तो इसमें क्रियाओं की बात करें तो देखो इसकी क्रियाविधि की बात कर लेते हैं। निकल कैडमियम सेल में अगर बात करें किसकी, क्रियाविधि की, तो क्रियाविधि में एनोड पर ऑक्सीकरण, और बच्चों निकल कैडमियम सेल पर ऑक्सीकरण होता है आपके किसका, कैडमियम धातु का। Cd धातु जो होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो ये कैडमियम, और ये जो Cd+2 बना है, ये जो KOH है या NaOH है उसमें उपस्थित OH- से क्रिया करता है, और ये CdO में बदल जाता है और ये जल बन जाता है। ये होती है अभिक्रिया। इनको आप दोनों को अलग अलग नहीं लिखना चाहते तो एक साथ लिखना चाहते हो तो Cd क्रिया करवा दो 2 मोल OH के साथ, तो बन जाएगा CdOH2O, और बाहर चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अपने पास 2 ही, चाहे आप इसको लिखो चाहे इन दोनों को लिख दो। ये तो होती है बच्चों एनोड पर ऑक्सीकरण। बात करें बच्चों कैथोड पर अपचयन की, कैथोड पर अपचयन रिएक्शन की, तो बच्चों कैथोड पर अगर मैं अपचयन रिएक्शन की बात करूं तो अपचयन किसका होगा, NiO2 का होगा। ये जल के साथ क्रिया करता है, इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है, ग्रहण करता है, और ये बदल जाता है बच्चों आपके NiOH का होल ट्वाइस में, ठीक है। और यहां पर अपने पास ये OH-, तो ये अभिक्रिया होती है बच्चों इसमें अपने पास सेल में। लेकिन ये क्रियाविधि आपके ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको मोस्टली पूछ सकता है कि जो निकल कैडमियम सेल है, इस निकल कैडमियम सेल में इसकी व्यवस्था को देखें तो इसमें पात्र किसका होता है, तो कैडमियम धातु का होता है। दूसरा इलेक्ट्रोड किसका होता है, निकल ऑक्साइड का होता है। और इस सेल में धनात्मक ऋणात्मक, इसके अतिरिक्त बच्चों इस सेल में धनात्मक और ऋणात्मक के अतिरिक्त एक होती है पृथककारी प्लेट। तो ये इसमें क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये था बच्चों आपके नंबर 2 निकल कैडमियम संचायक सेल। एक तो सीधा संचायक सेल जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक निकल कैडमियम संचायक सेल। लेकिन निकल कैडमियम संचायक सेल फिर कह रहा हूं अपने सिलेबस में नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं इसके बाद हम ईंधन सेल की। ईंधन सेल बच्चों केवल ईंधन सेल की परिभाषा ही देखते हैं। फिर देखो सबसे पहले ईंधन सेल की बात करेंगे तो बच्चों ईंधन सेल जो होता है इसको बेकन सेल भी कहा जाता है। ईंधन सेल को क्या कहते हैं, बेकन सेल। ईंधन सेल को बेकन सेल कहा जाता है। और बेकन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों जो ईंधन सेल होता है, इस ईंधन सेल को सर्वप्रथम बनाने वाले व्यक्ति या वैज्ञानिक जो थे वो बेकन वैज्ञानिक थे, इसलिए इनके सम्मान में इसको बेकन सेल भी कहा जाता है। बच्चों ईंधन सेल जो होता है इसको प्रदूषण मुक्त या प्रदूषण रहित सेल भी कहते हैं। प्रदूषण मुक्त सेल या प्रदूषण रहित सेल। और बच्चों ईंधन सेल को प्रदूषण मुक्त सेल या प्रदूषण रहित सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ईंधन सेल जो होता है इस सेल में कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं बनता। इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ बनते हैं वो इसमें जल बनेगा, और जल जो होता है वो हानिकारक नहीं होता है, और जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसको प्रदूषण मुक्त सेल कहते हैं। तो देखो प्रदूषण मुक्त सेल कौन सा है, ईंधन सेल। बेकन सेल कौन सा है, ईंधन सेल। ईंधन सेल को बेकन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेकन ने सर्वप्रथम बनाया। प्रदूषण मुक्त सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ईंधन सेल में जल नामक पदार्थ बनता है जो
प्रदूषण नहीं फैलाता। अब सुनो इसकी खास बात बच्चों, ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन पदार्थों का प्रयोग होता है। यानी इस सेल में इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाएगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जितनी देर जितने समय तक प्रवाहित करते रहेंगे ईंधन सेल प्रोसीड करेगा, तब तक ये चलता रहेगा। और जो इस सेल का प्रयोग जो होता है अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन सेल प्रयोग करते हैं, जिसे H2 और O2 जब तक दिया जाता है तब तक ये सेल नियमित रूप से काम में आता है। तो पहली चीज, ईंधन सेल का प्रयोग कहाँ हो रहा है? अंतरिक्ष यानों में। क्लियर? दूसरी बात देखो बच्चों, ईंधन सेल जो होता है, इस ईंधन सेल में जो H2 और O2 इन पदार्थों को डालते हैं तो पदार्थ बनता है क्या? H2। और बच्चों इस H2O का प्रयोग अंतरिक्ष यानों में जानने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वो जल के रूप में करते हैं या पीने के रूप में करते हैं बच्चों इसमें। तो ये एक प्रकार का ईंधन सेल होता है नॉर्मल। ये तो इसकी मैंने 3-4 जानकारी बताई। ईंधन सेल में पदार्थ काम में कौन से रहते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ईंधन सेल में बनता क्या है? जल। इसे प्रदूषण मुक्त सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेल से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इस सेल को बेकोन सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सर्वप्रथम बेकोन ने बनाया। अब बात कर लेते हैं ईंधन सेल की कंप्लीट परिभाषा कैसे लिखें। तो देखो, ईंधन सेल एक प्रकार का आपका गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल या विद्युत रासायनिक सेल है। कैसा सेल है? विद्युत रासायनिक सेल। और बच्चों विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन ईंधन सेल में क्या होता है? किसी पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, इसके अतिरिक्त जैसे मेथेन, जैसे मेथेनॉल, ये पदार्थ आपके हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल, इस प्रकार के पदार्थों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले गैल्वेनिक सेल को या विद्युत रासायनिक सेल को ही ईंधन सेल कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा में लिख देता हूं। ईंधन सेल ऐसा गैल्वेनिक सेल जो H2 या CH4 मेथेन या CH3OH मेथेनॉल जैसे पदार्थों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। उसे ईंधन सेल कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है तो ईंधन सेल। बच्चों इस सेल को बेकोन सेल भी कहते हैं। बेकोन सेल भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम बेकोन नामक वैज्ञानिक ने यह सेल बनाया। और एक चीज और, इस सेल को प्रदूषण मुक्त सेल भी कहते हैं क्योंकि इस सेल में कोई हानिकारक पदार्थ
नहीं बनता है, हानिकारक पदार्थ नहीं बनता है। यह आपके बच्चों ईंधन सेल है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है बच्चों, इस ईंधन सेल की क्रियाविधि और संचारण, ये आपके इस चैप्टर में लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं जिनके बारे में नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।